हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया बी एड 2024-25 के जो एंट्रेंस है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार भी तकरीबन 20 के आसपास बच्चों को निकाला गया है। इंटरव्यू में 20 के आसपास बच्चों को निकाला गया है क्योंकि वो एलिजिबल नहीं थे। उन्होंने इंट्रेंस तो क्लियर कर लिया, लेकिन इंट्रेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू में जब गए, आपको बता देना चाहता हूँ कि 170 मार्क्स का इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और 30 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। दोनों को मिलाकर कंबाइंड क्या बनता है, एक मेरिट आती है। फिर उस मेरिट में जिसका नंबर अच्छा होता है उसको पहली प्रायोरिटी पर रखी जाती है, फिर वैसे लिस्ट आती है। तो आप रिटेन में कितनों भी अच्छे नंबर ला दो, कितनों मान लेते 170 में 160 भी अगर आप ला दे रहे हो, लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बहुत ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ सब्जेक्ट ग्रुप के बारे में भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ लोग साइकोलॉजी से बैचलर कर लेते हैं, फिर फॉर्म भर देते हैं बीएड में, इंट्रेंस उनका अच्छा जाता है लेकिन इंटरव्यू में बाहर कर दिए जाते हैं। और जामिया टोटल 17 टीचिंग को मतलब टीचिंग सब्जेक्ट को 17 टीचिंग सब्जेक्ट पर ही बीएड कराती है। तो 17 टीचिंग सब्जेक्ट कौन से हैं सबकी बात हम करने वाले हैं। तो वीडियो का आगाज़ लाइक के साथ कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके इस छोटे भाई को एक मोटिवेशन मिल जाएगा और नया वीडियो जल्द आता रहेगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीएड जनरल। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहले कि आप ग्रेजुएट हो और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। आप ग्रेजुएट होना चाहिए आपको और 50% मार्क्स होने चाहिए। और ग्रेजुएट हो लेकिन किस में हो, स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना चाहिए। स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में अभी नीचे बात करेंगे। चलिए मान लेते हैं इन केस आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं बन पाया, जैसे 50% नहीं है, 45 से लेकर 50 के बीच में आपके नंबर है, 45 से लेकर 50 के बीच में अगर आपके नंबर है तो आपको इस केस में मास्टर करनी पड़ेगी, और मास्टर में एटलीस्ट 50 लाना पड़ेगा आपको। अगर आपके बैचलर में 50 नहीं बन पा रहे हैं, 50 से कम नंबर है लेकिन 45 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 45 से 50 के बीच में अगर आपके नंबर है तो उस केस में आपको मास्टर करनी पड़ेगी और मास्टर में एटलीस्ट 50% लाना पड़ेगा। तो इस केस में भी आप एलिजिबल हो जाओगे। और साथ ही जो आपका मेन टीचिंग सब्जेक्ट होगा, स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट होगा, जो मेन टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट। अब ये टीचिंग सब्जेक्ट है क्या, स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है क्या? जैसे कि आप बैचलर करते हो तो बैचलर में कोई मतलब जैसा बीएससी करते हो तो बीएससी में आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से करते हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, या फिर अगर बीए करें तो हिस्ट्री से करते हो, बायोलॉजी हिस्ट्री से करते हो, फिर उसके जियोग्राफी से करते हो, पॉलिटिकल साइंस से करते हो, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं। तो टीचिंग सब्जेक्ट वो होता है जिसके आप टीचर बनते हो। जैसे कहते हैं ना कि हम मैथ्स के टीचर हैं तो इसका मतलब हमने बीएड मैथ्स से किया होगा, हम फिजिक्स के टीचर हैं तो इसका मतलब बीएड हमने फिजिक्स से किया है। तो उस केस में वो सब्जेक्ट को आपको 3 साल पढ़ा होना चाहिए। अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो 3 ईयर पढ़ा होना चाहिए, 3 साल। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो 6 सेमेस्टर आपको पढ़ा होना चाहिए, 6 सेमेस्टर, तभी जाके आप एलिजिबल हो। अगर एनुअल सिस्टम है तो 3 ईयर आपको पढ़ा होना चाहिए। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो आपको 6 सेमेस्टर पढ़ा होना चाहिए, जो आपका मेन टीचिंग सब्जेक्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि कंपलसरी, आगे क्या बोल रहा है कि कंपलसरी सब्जेक्ट लाइक जनरल उर्दू, जनरल इंग्लिश, कंपलसरी हिंदी, और फिर उसके बाद आपका उर्दू इंग्लिश विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ टीचिंग सब्जेक्ट। तो मतलब कुछ लोग जैसे आपको पढ़ा दिया गया कि कंपलसरी है, मतलब होता है ना फर्स्ट ईयर में आपको पास करना ज़रूरी है। जैसे जामिया में, अगर हम जामिया की बात करें तो जामिया में अगर आप आएंगे तो आपको उर्दू एज मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट दिया जाएगा। उर्दू, या तो उर्दू ले लीजिए, उर्दू पढ़ाया जाएगा आपको 2 सेमेस्टर पढ़ा, अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो 2 सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा, अगर एनुअल सिस्टम है तो 1 ईयर आपको पढ़ाया जाएगा उर्दू। तो उसमें आप बीएड नहीं कर सकते, सीधे कहना चाह रहा है। तो ये तो ऑनर्स वालों के साथ हो गया जिनका ऑनर्स है। अब बाकी चलते हैं ऑनर्स वालों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, ऑनर्स वालों के साथ पंगा क्या आता है कि डिपार्टमेंट विल अलॉट सेकेंड टीचिंग सब्जेक्ट टू ऑल एडमिटेड स्टूडेंट फ्रॉम एमॉन्गेस्ट द सब्जेक्ट। अब एमॉन्गेस्ट द सब्जेक्ट है क्या? तो टोटल 17 टीचिंग सब्जेक्ट है, 17 मतलब है तो बहुत सारे टीचिंग सब्जेक्ट, लेकिन जामिया जो कंसीडर करती है 17 टीचिंग सब्जेक्ट को कंसीडर करती है। तो अब उस 17 टीचिंग सब्जेक्ट में
एक तो आपका ऑनर्स हो गया जिसको आपने तीनों साल पढ़ा है, 3 ईयर पढ़ा है, 3 ईयर पढ़ा है आपने, ठीक है, 3 ईयर्स। और एक जो आपको सेकेंड, क्योंकि बीएड आपका जो होता है 2 सब्जेक्ट से होता है, 2 सब्जेक्ट से आपका टीचर बनाया जाता है, तो उसमें जो सेकेंड टीचिंग सब्जेक्ट है उसको आपको 2 साल पढ़ा होना चाहिए, 2 साल पढ़ा होना चाहिए। अगर एनुअल पढ़ा है तो 2 साल, सेमेस्टर वाइज पढ़ा है तो 4 सेमेस्टर पढ़ा होना चाहिए। अगर सेमेस्टर वाइज है तो 4 सेमेस्टर होना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े, फिर थर्ड फोर्थ में उसे नहीं पढ़ते हैं, फिफ्थ और सिक्स में पढ़े, तो इस केस में भी ये एलिजिबल है। अगर वो थर्ड फोर्थ नहीं भी पढ़े हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर पढ़े हैं, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर पढ़े हैं, तो उस केस में भी क्या है, वो एलिजिबल है। और वही अगर हम बात करें एनुअल सिस्टम की, तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में उन्होंने पढ़ा है, लेकिन सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ के थर्ड ईयर में पढ़ लिया, तो थर्ड ईयर में भी पढ़ा है तो भी क्या है, वो एलिजिबल है। मतलब उनको दिखाना है कि 200 क्रेडिट का होना चाहिए, 200 नंबर का होना चाहिए, या फिर 8 क्रेडिट का होना चाहिए। जो आप सेकेंड टीचिंग सब्जेक्ट ले रहे हो, जो सेकेंड टीचिंग सब्जेक्ट ले रहे हो, 8 क्रेडिट का होना चाहिए या फिर 200 मार्क्स का होना चाहिए। तो इस केस में अगर आपके ऐसे मार्क्स बन रहे हैं तो ही आप जनरल बीएड के लिए अप्लाई कीजिएगा। अगर जनरली होता क्या है, अगर हम डीयू की बात कर ले या फिर जामिया में जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स है और बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें सिर्फ पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेकर फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक एक सब्जेक्ट कॉमन रहेगा, बाकी सेकेंड ईयर में कोई और सब्जेक्ट आ जाएगा, थर्ड ईयर में कोई और सब्जेक्ट आ जाएगा। मतलब फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट जो पेपर कॉमन है तो कॉमन रहेगा। जैसे हम बात करें अप्लाइड मैथ की, तो अप्लाइड मैथ वाले भी एलिजिबल नहीं है। अगर जो कोई अप्लाइड मैथ से अप्लाई करना चाहता है बीएड, अप्लाइड कोई सा भी, अप्लाइड मैथ हो, अप्लाइड फिजिक्स हो, अप्लाइड केमिस्ट्री हो, तो ये लोग एलिजिबल नहीं है। जहाँ अप्लाइड लग गया ना, तो अप्लाइड वाले एलिजिबल नहीं है, कान खोल के सुन लें। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पैसे बर्बाद हो, टाइम बर्बाद हो, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो अप्लाइड वाले हैं, जितने भी अप्लाइड वाले हैं, चाहे अप्लाइड मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर अप्लाइड कोई सा भी हो, तो ये लोग एलिजिबल नहीं है। फॉर्म भरेंगे आप, इसकी तैयारी करेंगे आप, फिर उसके बाद एग्ज़ाम देने, अगर दूर दराज से तो आएंगे, फॉर्म एग्ज़ाम देने आएंगे, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद जब इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उस टाइम का जो सिचुएशन है बस आप समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। उस टाइम जितना बैड फील होता है आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो बेहतर है कि अगर अप्लाइड से आपने किया, अप्लाइड मैथ हो, अप्लाइड फिजिक्स हो, अप्लाइड केमिस्ट्री हो, या फिर अप्लाइड हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, कुछ भी अप्लाइड हो, तो अप्लाइड वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो अप्लाइड वाले अप्लाई मत करना। तो उस केस में अप्लाइड वाले करें क्या, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम जनरल बीएड की बात कर लेते हैं। उसके बारे में सब ये भी अप्लाई कर सकते हैं बीएड के लिए, लेकिन कौन सा बीएड होगा उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं, सब्र कीजिए थोड़ा। तो अब देखिए यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, लेकिन 17 टोटल है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस को भी मानते हैं। कंप्यूटर साइंस इसमें लिखा नहीं है, कंप्यूटर साइंस भी है, लेकिन कंप्यूटर साइंस को इन्होंने कंसीडर नहीं किया है, लेकिन कंप्यूटर साइंस भी है। हालांकि इसमें 16, यहाँ पर 16 लिखे हुए हैं, क्योंकि मैं उन्हीं से कॉपी पेस्ट किया हूँ। लेकिन जब इनका जो लिस्ट देखा था तो लिस्ट में टोटल 17 टीचिंग सब्जेक्ट को इन्होंने लिया हुआ है। और देखिए जैसे यहाँ पर लिखा भी है, बाकी मैंने इसको इंडिविजुअल करके आपको लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है। तो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में अगर लैंग्वेज ग्रुप की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक, पर्शियन, ये आपका आता है, ये आपका लैंग्वेज ग्रुप में आता है। ये जो है आपके 5 लैंग्वेज ग्रुप में आ गए। फिर अगर सोशल साइंस ग्रुप में हम आए तो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, अगर इसमें आपका बैचलर हुआ है तो ही आप एलिजिबल हो। और एटलीस्ट 2, एक तो ऑनर्स हो गया, एक को आपने 3 ईयर पढ़ा होगा। जो आपका मेन होगा ना, जो मेन पेडागोजी उसको आपको 3 ईयर पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो सेकेंडरी है उसे 2 ईयर पढ़ना पड़ेगा, 2 ईयर, तो ही आप 2 ईयर, ये आपका सेकेंडरी है। सेकेंडरी, ठीक है। तो जो आपका मेन होगा उसे 3 साल पढ़ा होना चाहिए आपका, और जो सेकेंडरी है उसे 2 साल पढ़ा होना चाहिए। और फिर अगर आगे बात करें, अगर हम साइंस ग्रुप की बात करें तो साइंस ग्रुप में देखिए बायो साइंस है, केमिस्ट्री है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, और यहाँ पर भी नहीं लिखा गया है जो कि आपका 17 कंप्यूटर साइंस। और हर साल एक्चुअल में इसकी सीट खाली जाती है, टोटल 9 सीट है। कंप्यूटर साइंस में 9 सीट है, जिसमें तीनों मीडियम में 3-3 सीट है। मतलब हिंदी, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी मीडियम में 3 सीटें हैं,
उर्दू की बात करें तो उर्दू मीडियम में 3 सीटें हैं, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में 3 सीटें हैं, और हर साल खाली जाती है क्योंकि कोई भरता ही नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जब कोई भरता नहीं है तो बाकी इनका जो जियोग्राफी है ना, ये बिगड़ जाता है। क्योंकि प्रॉस्पेक्टस में देखेंगे तो किसी में 5 सीटें दिया है, मतलब 5 सीटें दिया है, किसी में 2 सीटें दिया है, 5 सीटें दिया है, लेकिन होता सिलेक्शन 6 से 7 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। और कभी किसी में 6 दिया हुआ है तो उसमें 3 से 4 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो बस यही कंप्यूटर साइंस की वजह से सबका जियोग्राफिया बदल जाता है। और जो इन्होंने प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ है, लगभग मान के चलिए कि 90% तो सही लिखा हुआ है, लेकिन 10% फ्लक्चुएट करता रहता है। तो जो लिखा हुआ है उस पर आँख मूंद कर यकीन मत कीजिए, लेकिन हाँ 90% सही लिखा हुआ है कि 90% उतनी ही सीटें हैं। बाकी 10% फ्लक्चुएसन भी होता रहता है, 10% फ्लक्चुएसन भी होता रहता है। जैसे इस बार की बायो साइंस की आप देख लीजिए, अब बायो साइंस के देखेंगे तो प्रॉस्पेक्टस में आपको 5 सीटें मिलेगी, 5 to 6 सीटें मिलेगी, लेकिन इस बार जो सिलेक्शन हुआ है 11 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, 11 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। हो सकता है कि इसमें से दे दिया गया हो इसमें सीटें, क्योंकि जिस कोर्स के लिए ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, जिस पेडागोजी सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो बाकी जो रिमेनिंग सीट होती है उसमें बढ़ा दिया जाता है, उसमें उस सीट को बढ़ा दिया जाता है, तो ये आपके टीचिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि लोग सर्टिफिकेट बनवा के उर्दू मीडियम से अप्लाई कर देते हैं, उनके लिए क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि इस बार मैंने बताया कि 20 कैंडिडेट को बाहर किया गया है, 20 के अप्रॉक्स बाहर किया गया है। तो देखिए, पहले अगर आप उर्दू मीडियम से अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप उर्दू मीडियम से अप्लाई कर रहे हैं तो इंश्योर हो जाइए कि आपके 10th में, या तो आपने 10th में उर्दू पढ़ा हो, या तो आपने 12th में उर्दू पढ़ा हो, या तो आपने ग्रेजुएशन में यूजी में उर्दू पढ़ा हो। तो अगर ये 3 जगह में से किसी एक जगह आपने उर्दू पढ़ा है तो ही आप उर्दू मीडियम से अप्लाई कर सकते हो, तो ही आप उर्दू मीडियम से अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो बीएड हो चाहे डीएलएड हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड। अब बीएड में भी 3 भाग किए गए हैं, एक तो जनरल है, एक आपका स्पेशल है, और एक नर्सरी है। तो तीनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तीनों के लिए, चाहे बीएड जनरल हो, बीएड नर्सरी हो, चाहे बीएड स्पेशल हो। तो अगर आपने 10th में उर्दू पढ़ा हुआ है, या 12th में पढ़ा हुआ है, या अंडर ग्रेजुएट में पढ़ा हुआ है, तो ही आप उर्दू मीडियम से अप्लाई करना। अदरवाइज अगर आपने सर्टिफिकेट बनवा के अप्लाई किया या फिर डिप्लोमा कहीं से लेके किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। जैसे देखिए यहाँ बस साफ साफ लिख दिया गया है कि कैंडिडेट हैविंग पास एलिमेंट्री, ईजी, फिर जनरल उर्दू एंड दोज प्रेसिंग उर्दू प्रोफिशिएंट सर्टिफिकेट, मतलब जिसने सर्टिफिकेट ले लिया, उर्दू का सर्टिफिकेट ले लिया कहीं से भी, चाहे रिकॉग्नाइज किसी बोर्ड से हो या किसी यूनिवर्सिटी से हो, लाइक उर्दू एकेडमी, जामिया उर्दू, या फिर अलीगढ़। तो अगर ऐसी जगह से आप सर्टिफिकेट ले रहे हो या फिर ऐसी जगह से आप डिप्लोमा कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। ये एलिजिबल थे कब तक? 2022 तक ये एलिजिबल थे, 2022 तक ये एलिजिबल थे, लेकिन इस बार इन्होंने रैंडम एक नोटिस निकाला है और ये एलिजिबल इसको करार नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मेरे ही कुछ कैंडिडेट का भी इसमें नाम आया था और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि इंटरव्यू में उन्हें साफ साफ मना कर दिया। और जब इंटरव्यू हो रहा था तो वहाँ पर आधे से ज़्यादा टीचर भी कंफ्यूज थे कि ये तो अभी तक तो लिया जा रहा था, लेकिन अब क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो लेकिन जिन्होंने प्रोस्पेक्टस बनाया था उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जाके दोबारा प्रोस्पेक्टस पढ़िए। तो आप जो 120-130 पेज का प्रोस्पेक्टस होता है उसको ना पढ़ने की वजह से आपको मैंने क्या किया, एकदम छोटे से में आपको ला के दिखा दिया उसका निचोड़ एकदम, कि आप लोग अगर ये सब्जेक्ट किए हुए तो आप एलिजिबल हो, नहीं किए तो एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अब आते हैं कि अगर आपका जो ऊपर हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रही है, तो अब क्या करें? क्या बीएड जामिया से नहीं कर सकते, या फिर कोई और तरीका है जिससे हम जामिया में आके बीएड कर सकते हैं? तो जी हाँ, बेशक है, आप बीएड कर सकते हो। अगर आपने ऊपर की जितनी भी क्राइटेरिया थी उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आप बीएड स्पेशल कीजिए, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो साइकोलॉजी से हो, चाहे सोशियोलॉजी से हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, क्योंकि बिना कंडीशन के कोई भी प्रोग्राम फुलफिल नहीं होता है। तो यहाँ ये है कि क्लास 12th में आपके पास इन 3 में से कोई एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, या हिंदी, या उर्दू, या इंग्लिश।
अगर इन तीन में मतलब अगर आप मतलब इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट हो, अगर एक से ज़्यादा भी हो तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट कोई एक होना चाहिए 12th क्लास में। या तो हिंदी पढ़ा हो आपने, या तो उर्दू पढ़ा हो, या तो इंग्लिश। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया है, लेकिन 12th में ये तीनों में से कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो लगभग 99 पॉइंट हम बोल सकते हैं कि 99.9% लोग होते हैं जो कि इनमें से कोई एक सब्जेक्ट तो पढ़ते ही है। अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में इंग्लिश पढ़ते होंगे, अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में हिंदी पढ़ते होंगे, तो बाकी जगह वैसे ही है, सब जगह चली जाता है। तो एक क्राइटेरिया भी है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा कि आप पहले 12th में आपके पास हिंदी, उर्दू, इंग्लिश है कि नहीं है। इनमें से तीनों हो या फिर दो हो या फिर कोई एक हो तो भी चल जाएगा। तो ही आप बीएड स्पेशल के लिए अप्लाई कीजिएगा। अगर इनमें से कोई नहीं है तो अप्लाई मत कीजिएगा, आपके पैसे व्यर्थ जाएंगे, आपका जो मेहनत करेंगे वो व्यर्थ जाएगा। ठीक है। और अब देखिए इसमें भी ये भी आता है कि सर किस में अप्लाई करें कि जल्दी से सिलेक्शन हो जाए, एलडी में अप्लाई करें या फिर विजुअल इम्पायरमेंट में अप्लाई करें। तो देखिए जो विजुअल इम्पायरमेंट का कट ऑफ है, अगर हम विजुअल इम्पायरमेंट की बात करें तो विजुअल इम्पायरमेंट का कट ऑफ बहुत लो जाता है विजुअल इम्पायरमेंट का। हालांकि पेपर दोनों का सेम होगा, पेपर दोनों का जो एंट्रेंस पेपर आएगा सेम होगा। 85 मार्क्स का एंट्रेंस होगा, 85 मार्क्स का एंट्रेंस होगा और 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। इनसे मिला के आपका इंटरव्यू बनेगा, इससे मिला के आपका मेरिट बनेगा, देन आपका सेलेक्टेड लिस्ट आएगा। तो अगर हम वीआई की बात करें तो वीआई की कट ऑफ थोड़ी लो जाती है, वीआई कट ऑफ थोड़ी लो जाती है। इस बार थोड़ा सा फर्स्ट कट ऑफ जो आई थी हाई गई थी, लेकिन सेकंड जो लिस्ट आई थी सेकंड लिस्ट में लो हो गई थी। और लर्निंग डिसेबिलिटी की जो कट ऑफ हाई जाती है, लर्निंग डिसेबिलिटी की कट ऑफ हाई जाती है। और वीआई वही लोग सेलेक्ट करे जिनकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, इंग्लिश में फ्लुएंसी अच्छी है, वही जो वीआई जो विजुअल इम्पायरमेंट है वही सेलेक्ट करें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, फ्लुएंसी अच्छी नहीं है, तो आप वीआई मत कीजिएगा, आप एलडी कर लीजिएगा और उसमें आपका जल्दी कामयाब हो जाएंगे। और एक बात ये कि आजकल जो भी दौर चल रहा है, जो दौर चल रहा है आजकल, डिसेबल बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, या फिर एनवायरनमेंट की वजह से डिसेबल्ड हो जा रहे हैं, तो इसका क्रेज़ भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर आपको बाहर जाना हुआ, इंडिया से बाहर जॉब करना हुआ टीचिंग में, तो आप स्पेशली कीजिएगा, क्योंकि बाहर इंडिया से ज़्यादा स्पेशल का डिमांड बाहर है, तो आप इस स्पेशल कीजिएगा। भाई ये बात कर लेते हैं हम सिलेबस के बारे में, बात कर लेते हैं। हमने वहाँ तो बहुत सारी बातें कर ली, अब स्पेशल सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए टोटल क्या क्या जो मार्क्स को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक आपका रिटेन में और एक आपका इंटरव्यू में। रिटेन में टोटल मतलब 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें आपका 170 क्वेश्चन आएगा और पासिंग मार्क 15% होता है। 15% का मतलब अगर आपने 25.5 नंबर पाए हैं तो आप पास हो गए, आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, अब इंटरव्यू में आएगा कि नहीं आएगा वो अलग बात है, क्योंकि 170 में इतने कम नंबर पाएंगे। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, किसी कोर्स के लिए जैसे हम बात कर लें, किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को उठा लेते हैं, जैसे कि चलिए हम अरेबिक को उठा लेते हैं, तो अरेबिक को उठा लेते हैं, उसमें बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया, और मतलब 3 बच्चों ने अप्लाई किया और तीनों बच्चों का जो मार्क्स है मतलब 2 का मान लीजिए 24 आ गया, एक का 35 आ गया। ठीक है, तो इनको नहीं बुलाएंगे क्योंकि ये जो अपना पासिंग मार्क है उतना भी ऑब्टेन नहीं किए, तो इनको बुला लिया जाएगा और इन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 15% लाना है। अगर आपको इंटरव्यू में अगर आपका नाम चाहिए तो इंटरव्यू में 15% लाना है। वैसे अगर एक सीट के लिए 3 लोगों को बुलाते हैं, कभी 3 कभी 2 लोग को बुला लेते हैं। अब कभी कभी जब नंबर काफ़ी पास होता है तो एक सीट के लिए 5 लोग को भी बुला लिया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं और कितने पासिंग मार्क्स से ऊपर है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, रिटेन में नेगेटिव मार्किंग होता है 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होता है। और इंटरव्यू में क्या नेगेटिव मार्किंग होगा, अगर आप अपियर हो गए तो एटलीस्ट आपके 5 से 7 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। खाली अपियर होने का 5 से 7 मार्क्स मिल जाता है ईजिली। तो चलिए ये तो हो गया आपका 2 जो भाग में था। अब बात कर लेते हैं जो 170 मार्क्स का आता है वो कहाँ से आता है और इसकी तैयारी कहाँ से करें। तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस आता है, 30 क्वेश्चन आता है, 30 मार्क्स का होता है। और इसमें
जो मैथमेटिकल रीजनिंग होता है लाइक ब्लड रिलेशन हो गया, वर्क टाइम प्रॉब्लम हो गया, इन टाइप के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आएगा। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आपको मिल जाएगा। अब ब्लड रिलेशन से 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिसको चैनल पर कवर किया गया है, आप उसको देख सकते हो। या फिर अगर इसकी तैयारी भी करनी हो तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में बैच स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही जल्द बैच स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको इनरोल करना है तो फीस भी मैं इसी जगह डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि आप लोग यहाँ तक आए हैं तो अभी आगे भी बने रहेंगे। जो ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन मोड का जो फीस है वो ओनली 700 रखा गया है। सितंबर से लेकर पूरा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको पढ़ाया भी जाएगा, नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, टाइम टू टाइम टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, इसमें सब कुछ है, सारा पैकेज है। आपका स्टडी मटेरियल से लेकर आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, सब कुछ इसमें है। और फिर जो अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन का जो फीस है वो 10K है। इसमें जो भी 170 मार्क्स का जो आपको दिख रहा है सब्जेक्ट, सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन रहेगा, इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, बहुत ज़्यादा। अब करंट अफेयर, ये जो करंट अफेयर आप देख लीजिएगा। करंट अफेयर में जो टीचिंग करंट अफेयर है वो ज़्यादा पूछा जाता है, टीचिंग करंट अफेयर ज़्यादा, मतलब 30 आइटम है तो 30 आइटम में जो 15 क्वेश्चन रहेगा ना वो टीचिंग से होगा, टीचिंग के करंट अफेयर। बाकी 15 क्वेश्चन होगा, इसमें आपका स्पोर्ट्स आ जाएगा, स्पोर्ट्स से पूछा जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा जाता है। जैसे हालिया में अभी इसरो ने जो चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड कर दिया है, तो उसमें जामिया के 3 स्टूडेंट हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका भी नाम पूछा जा सकता है, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। एक तो मुजफ्फरनगर के भी है, ठीक है, तो उसको अच्छे से याद कर लीजिए। वो भी आने के चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि इतनी बड़ी अचीवमेंट है, तो उस पर एक क्वेश्चन तो बनता है। तो हम तो ये बोल सकते हैं कि 100% एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा। जैसे कि हालिया में मोटेरा स्टेडियम बना था, उसका नाम चेंज कर दिया गया था, तो अब उस पर क्वेश्चन आ गया। तो वैसे ही जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं ना, उस पर क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और सब्जेक्ट नॉलेज, उसमें 80 आइटम आएगा, 80 क्वेश्चन। और 80 क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन किया जाएगा? नेचुरल साइंस से 20 क्वेश्चन आएगा, और सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन आएगा, फिर आपका मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन आएगा, फिर लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन आएगा। तो लैंग्वेज में क्या पूछेंगे? लैंग्वेज में ओनली इंग्लिश आता है, ठीक है। तो लैंग्वेज में ओनली इंग्लिश आता है, इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप हिंदी पढ़ लो, आप उर्दू पढ़ लो, आप संस्कृत पढ़ लो, तो ऐसा नहीं, सिर्फ लैंग्वेज आपको इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश वो भी ज़्यादातर फोकस ग्रामर पर देना है, क्योंकि ग्रामर ही आता है, जो 20 क्वेश्चन होता है ग्रामर से ही आता है। तो ये आपका सिलेबस रहा आपके सामने। अब आइए बात कर लेते हैं कि किस में कितनी सीटें हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उर्दू मीडियम की। तो अगर हम उर्दू मीडियम की बात करें तो उर्दू में 28 टू 30 सीटें हैं, 28 टू 30 सीटें हैं। कभी कभी 25 भी से कर दिया जाता है, कभी कभी 30 भी कर दिया जाता है, कभी कभी 32 भी कर दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कैंडिडेट पर, और ये भी डिपेंड करता है कि बाकी और जो सब्जेक्ट है, बाकी और जो टीचिंग सब्जेक्ट, उसमें कितने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। अगर कम कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो जो बचा हुआ सीटें होता है उससे या तो इंग्लिश में दे दिया जाता है, या तो इंग्लिश वालों को दे दिया जाता है, या तो हिंदी वालों को, या तो उर्दू वालों को दे दिया जाता है। और टोटल 200 सीटें हैं, 200 सीटों में उन्होंने 100 सीटें दे दिया उर्दू मीडियम वालों को, और 100 सीटों में 50 सीटें हिंदी मीडियम वालों का है, और 50 सीटें इंग्लिश वालों का है। तो ऐसे कुछ सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, 200 सीटों में से 100 सीटें उर्दू मीडियम वालों के लिए हैं, और 100 सीटों में को फर्दर डिवाइड किया गया, 50 सीटें इंग्लिश मीडियम, 50 सीटें हिंदी मीडियम वालों के लिए हैं। और होम साइंस की बात करें तो होम साइंस में अरेबिक की बात करें तो अरेबिक में देखिए 6 सीटें हैं। 6 सीटें अभी तक कंटिन्यूस बना हुआ है, जब से 2020 से स्टार्ट हुआ है एग्ज़ाम, मतलब पैटर्न, न्यू पैटर्न पर 2020 से लेकर 2023 तक मतलब 4 साल हो गया, 20, 21, 22, 23, 4 साल हो गया। 4 सालों में कंटिन्यूटी बनाया हुआ है कि 6 ही सीट हो रहा है। और अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पर और क्लियर थोड़ा आप लोग के लिए कर दूँ कि जो मतलब 30 सीट को अभी लेके हम बता रहे हैं, अगर 30 सीट है तो 30 सीट को कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड किया गया। अगर कैटेगरी वाइज की बात करें तो कैटेगरी वाइज में जो जनरल है, इधर हम जनरल लिख लेते हैं, इधर मुस्लिम लिख लेते हैं, इधर मुस्लिम वोमेन लिख लेते हैं, और यहाँ मुस्लिम OBC लिख लेते हैं। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा PWD, जम्मू कश्मीर, कश्मीरी माइग्रेंट, ये सब हो जाएगा।
तो जो मेजर सीटें उसकी हम बात कर लें तो जो जनरल के लिए 13 सीटें रिजर्व की गई है, 13 सीटें की गई है। और मुस्लिम के लिए 10 सीटें हैं, मुस्लिम के लिए 10 सीटें हैं। मुस्लिम वोमेन के लिए 3 सीटें हैं, 3 सीटें मुस्लिम ओबीसी के लिए है, ओबीसी SC ST के लिए है। और बाकी जो सीटें बचती हैं, बाकी जो इसमें से सीटें बचती हैं उसको PWD में दिया जाता है और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए दिया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर की सीटें दी जाती हैं, ठीक है। बाकी जो बच जाएगी उनकी सीट दी जाती है। फिर उसके बाद और अगर हम अरेबिक की बात करें तो अरेबिक में इस साल, एक मिनट मेरे से यहाँ पर कुछ गलती हो गई, एरर हो गई, 2020 तक तो ठीक चला था, 2020 से लेकर 2020 मतलब 3 साल तक तो कंटिन्यूस बनाया हुआ था। लेकिन इस बार शायद 8 या 9 सीटों पर हुआ था, 8 या 9 सीटों, क्योंकि जब मुझे याद आ रहा है कि मैं जब वीडियो बनाया था तो 8 से 9 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर साइंस में कुछ लोग अप्लाई नहीं किए हैं। बाकी अगर हम बात करें उर्दू केमिस्ट्री की तो उर्दू केमिस्ट्री में भी बहुत कम लोग अप्लाई किए थे, तो उर्दू केमिस्ट्री की सीट इधर दे दी गई। और शायद एक दो और कोर्सेज थे जिसकी वजह से मतलब उनमें कम लोग अप्लाई किए थे और अरेबिक में ज़्यादा लोग अप्लाई किए थे, जिसकी वजह से अरेबिक की सीटें बढ़ा दी गई थी। तो जनरली क्या होता है, अगर जनरली हम बात करें तो जो अरेबिक में 3 सीटें जनरल के लिए रिजर्व की जाती है, 2 सीटें मुस्लिम के लिए, 1 सीटें मुस्लिम वोमेन के लिए और 1 सीटें मुस्लिम ओबीसी के लिए की जाती है। ऐसे एक कुछ ये सिनारियो होता है क्योंकि 6 से लेकर 8 के बीच में सीटें हैं, कभी 6 हो जाती है, कभी 8 हो जाती है, कभी 7 हो जाती है, कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। अगर हम होम साइंस की बात करें तो 1 सीट है, एक जनरल के लिए, एक मुस्लिम के लिए, 1 सीट है, एक जनरल के लिए, एक मुस्लिम के लिए। अगर कॉमर्स में बात करें तो कॉमर्स में 1 ही सीट है, वो भी जनरल के लिए है, वो जनरल के लिए 1 सीटें हैं। अगर पर्शियन की बात करें तो पर्शियन में जनरली मतलब 6 से 7 सीटें होती हैं, मतलब 8 सीटें यहाँ लिखा गया है। लेकिन इस बार जो 2000 अगर हम 22 की बात 2023 की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ 2 ही लोग अप्लाई किए थे, सिर्फ 2 ही लोग अप्लाई किए थे, इसलिए 2 सीटें थी इसकी और दोनों जनरल की सीटें थी, 2 सीटें थी, दोनों जनरल की सीटें थी। लेकिन जनरली होता है क्या, 3 सीटें आपका जनरल का होता है, 3 सीटें मुस्लिम का होता है, बाकी 1 मुस्लिम ओबीसी, 1 मुस्लिम वोमेन का होता है, ऐसे 8 सीटें होता है। एक कब होगा, जब ज़्यादा क्वांटिटी में पर्शियन की कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उर्दू मीडियम से, तब होता है। लेकिन इस बार सिर्फ 2 ही लिस्ट आई थी, 2 ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था क्योंकि 2 ही लोग पास किए थे और इसकी वजह से भी ये जो यहाँ पर अरेबिक का सीटें वो बढ़ गई थी और उर्दू की सीटें भी बढ़ा दी गई थी, तो इसके कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से सीटें को बढ़ाया घटाया जाता है। और अगर जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में 4 से 5 सीटें हैं, 4 से 5 सीटें, वही 2 सीटें जनरल के लिए, 2 सीटें मुस्लिम के लिए, बाकी 1 सीटें मुस्लिम कभी वोमेन में दे देंगे, अगर मुस्लिम वोमेन के कैंडिडेट अप्लाई किए तो वोमेन में दे देंगे, अगर मुस्लिम ओबीसी की सीटें अप्लाई की हैं तो मुस्लिम ओबीसी को दे दिया जाता है, कुछ ऐसा सिनारियो रहता है। अगर इस्लामिक हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 6 से 7 सीटें हैं, हिस्ट्री में कितने हैं, 6 से 7 सीटें हैं। और वही अगर इस्लामिक स्टडी की बात करें तो इस्लामिक स्टडी में 4 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में 9 से 10 सीटें हैं। और बायो साइंस की बात करें तो बायो साइंस में 5 से 7 सीटें हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 3 से 4, यहाँ पर 4 भी लिखना था, 3 से 4 सीटें हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो 6 सीटें हैं और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 3 से 4 सीटें हैं। और कंप्यूटर साइंस के जो भी कैंडिडेट देख रहे हो, अगर वो जामिया से बीएड करना चाहते हो तो अप्लाई कर दें, उनका श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि उनका हो ही जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी ने अप्लाई ही नहीं किया है। अगर जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है 2020 से लेकर 2023 तक 4 सालों में किसी ने अप्लाई ही नहीं किया। शायद लगता है किसी को पता नहीं है, इसलिए इनकी सीटें हर बार खाली जाती है। आप उठा कर देख लीजिए लिस्ट में कहीं भी नाम नहीं आता है, फिर वही अगर हिंदी मीडियम से बात करें तो हिंदी में 10 सीटें हैं। कॉमर्स के लिए 3 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 3 सीटें हैं, जियोग्राफी के लिए 4 सीटें हैं, इस्लामिक स्टडी के लिए 1 सीट है, होम साइंस के लिए 2 सीटें हैं, हिस्ट्री के लिए 6 से 7 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए 5 से 6 सीटें हैं, बायो साइंस के लिए 5 से 6 सीटें हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए 4 से 5 सीटें। और हाँ, यहाँ पर बायो साइंस कहाँ गया, हाँ, बायो साइंस में इस बार 10 लोगों का हुआ है सिलेक्शन। इस बार जो है 10 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो होता है वही, जिसमें किसी में कम अप्लाई कर देते, किसी में ज़्यादा, तो जिनकी वजह से थोड़ा सा वेरी करने लगता है। तो मैथमेटिक्स में 4 से 5 सीटें हैं और फिजिक्स में 4 से 5 सीटें हैं। सेम वही कंप्यूटर साइंस में 3 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस वाले के लिए 3 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, हर कैटेगरी के लिए, हर मीडियम के लिए। और बात करें इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश में 10 से 11 सीटें, कभी 12 भी हो जाती है, कभी 9 भी हो जाती है, नहीं सॉरी 12 भी हो जाती है, लेकिन 10 से कम नहीं होती। एटलीस्ट 10 तो होता ही है, 10 कभी 11 कभी 12 हो जाता है।
और कॉमर्स के लिए ये घटता बढ़ता रहता है। 3 सीटें हैं, कभी 2 सीटें कर दी जाती, कभी 1 सीटें कर दिया, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट पर डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। इकोनॉमिक्स के 3 सीटें हैं, होम साइंस की 2 सीटें हैं, जियोग्राफी की 4 से 5 सीटें हैं, हिस्ट्री की 6 सीटें हैं, इसमें कभी बढ़ भी जाता है। इस्लामिक स्टडी की 1 सीट है, ये तो कंटिन्यू बना हुआ है 1 सीट पर। पॉलिटिकल साइंस का 6 से 7 सीटें हैं, बायो साइंस का 4 से 5 सीटें हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो 4 से 6 सीटें के बीच में वैरी करता रहता है। मैथमेटिक्स की बात करें तो 4 से 6 के बीच में वैरी करता रहता है। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स 4 से 6 वैरी करता रहता है। कंप्यूटर साइंस कंटिन्यू बना हुआ है 3 सीटों के साथ। तो ये रहा, इसमें सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया कि सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में बात कर लिया, नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में बात कर लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो एक अनलाइक का भी बटन है, अनलाइक भी कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा हो तो अनलाइक भी कर सकते हो, और चाहते हो कि औरों को इससे बेनिफिट मिल सके, कोई अच्छी जगह से टीचर बने, तो उसमें भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे उसका करियर थोड़ा ब्राइट हो। अच्छे जगह से, जितने अच्छे जगह से हम पास आउट होते हैं उतनी ही अच्छी जॉब हमें मिलती है, उतनी अच्छे हम टीचर बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।